प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम इस बात को समझें कि उस समय जो समाज और संस्कृतियों का अंतर्गठन चल रहा है वो किस दौर में है। हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जिस क्षेत्र की बात होती है वो सप्त सिंधु का क्षेत्र है। उसमें कुभा नदी शामिल है, काबुल के पास का स्वात नदी पास शामिल है और सरस्वती की बात है। लेकिन बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में हम इसमें शामिल देखते हैं कुरु, पांचाल, कौशल और विदेह। यानी इस दौर में यहाँ के लोग यहाँ तक पहुँच गए। फिर धर्म सूत्रों पे अगर हम देखें तो धर्म सूत्रों में सबसे पुराना धर्म सूत्र है आपस्तम्बल धर्म सूत्र और शंख धर्म सूत्र है। ये लोग कहते हैं कि सिंधु के पूर्व और कांपिल्य नगर के पश्चिम में, हिमालय के दक्षिण में और विंध्याचल के उत्तर में जो क्षेत्र है वो आर्यव्रत है। वशिष्ठ धर्म सूत्र जो है वो भी हिमालय के दक्षिण में और विंध्य पर्वत के उत्तर में इसे मानता है और सरस्वती के पूर्व में और कालकवन के पश्चिम में मानता है। यानी सूत्र काल में हम ये देखते हैं कि ये मुख्य तौर पे हिमालय के दक्षिण और विंध्य पर्वत के उत्तर की ही बात है। अब अगर इसके बाद की रचनाओं में अगर हम आते हैं मनुस्मृति में, तो उसमें भी इसी का वर्णन है कि हिमालय के दक्षिण में और विंध्य के उत्तर में और पूर्व पश्चिम में समुद्र। लेकिन मनुस्मृति जो है इस पूरे क्षेत्र को 3 हिस्सों में बांट देती है। एक ब्रह्मावर्त जो सरस्वती व दशवती नदी के बीच है, यानी वो प्राचीन इलाका जहाँ से लोग चल रहे हैं। ब्रह्म ऋषि देश जहाँ इनका विस्तार होता है, यानी कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल और शूरसेन। और तीसरा मध्य देश नीचे का वो इलाका है विंध्याचल पर्वत के किनारे, जो एक तरफ सरस्वती उसमें बह रही है और दूसरी तरफ जो है प्रयाग का पश्चिम और सरस्वती का पूर्व। इन 3 हिस्सों में उसको पूरे आर्यव्रत को बांट कर देखते हैं। इसी समय में बौधायन धर्म सूत्र में ये देखने को मिलता है कि इनसे अलग जितने भी लोग हैं, चाहे वो सिंधु के पार के लोग हों, अवंती अंग के लोग हों या मगध के भी लोग हों, उन्हें जो है आर्य नहीं माना गया, शुद्ध नहीं माना गया। तो ये बात हमें बता देती है कि तक्षशिला के चारों तरफ जो संस्कृति विकसित हो रही थी, जिस संस्कृति में हम देखते हैं कि पुरुषार्थ की बात है, वर्ण की बात है, आश्रम की बात है, बहुत सारे नियमों की रचना हो रही है, कैसे कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी रचना जो हो रही है वो इस क्षेत्र में के लोग कर रहे हैं और उस अपनी संस्कृति का विस्तार करने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब धर्म सूत्रों में हम ये देखते हैं कि इसमें हम शिल्पी व श्रमिक भी पाते हैं और ब्राह्मण भी पाते हैं और गांव भी पाते हैं जिसमें ग्रामीणी मुखिया है और विभिन्न जातियों व कुलों को भी पाते हैं। यानी एक सम्मेलन तो हो रहा है। लेकिन अब इस पर ज़्यादा प्रकाश डलता है हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों पे। हालांकि ये मगध के आसपास के ग्रंथ हैं और मगध के आसपास क्या हो रहा है, जब ये संस्कृति का प्रसार उन क्षेत्रों में पहुंचता है, तो अगर हम जैन आगमों पे विचार करें तो सबसे ज़्यादा वर्णन हमें मिलता है वो मिलता है वैशाली का, क्योंकि वैशालीगढ़ में के बारे में बहुत विस्तार से वहाँ पे लिखा हुआ है। अब उसमें अगर हम देखें तो देखते हैं कि गांव के बारे में वो लोग बताते हैं कि एक गांव एक व्यवसाय है। यानी जो गांव बसे हुए हैं वो बुनकरों का गांव अलग है, लोहारों का गांव अलग है, बढ़ई का गांव अलग है, कुम्हार का गांव अलग है। और बिल्कुल वैशाली के निकट एक गांव का वर्णन मिलता है जो लोहारों की बस्ती है, उसे वो करमार गांव कहते हैं। इन शिल्पियों की जो श्रेणी है वो 18 श्रेणियों की बात करते हैं। 18 तरह का शिल्प उस समय है, इनकी श्रेणियों के रूप में ये संगठित रहते हैं और ये श्रेणी इतनी मजबूत है कि ये अपनी मजदूरी का खुद निर्धारण करती है और अपने मजदूरी के लिए खुद ही कानून बनाती है। जैन ग्रंथों में हम वणिकों की श्रेणी भी पाते हैं, यानी जो लोग व्यापार करते हैं वो भी एक श्रेणी के रूप में संगठित रहते हैं, लेकिन वो जरा आर्थिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं और निगम कहलाते हैं और इनका जो प्रधान होता है वो सृष्टि कहलाता है।
और सृष्टि पे इतना धन देखते हैं कि ये सृष्टि राजाओं को भी धन उपलब्ध कराते हैं। अब देखिए कि ये लोग भी इस समय उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला जाते हैं। यानी तक्षशिला एक ऐसा वैचारिक केंद्र है जिसके लिए यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, वैशाली की तरफ से भी लोग उच्च शिक्षा के लिए तक्षशिला जा रहे हैं। लेकिन ये नगरी किन लोगों की है और उन लोगों का किस किस तरह से वास होता है नगर के अंदर, तो इसमें हम देखते हैं कि नगरी के चारों ओर 4 चैत्य हैं। चैत्य यानी यक्षायतन, यानी यक्ष कम्युनिटी के लोग हैं जिनके चारों तरफ नगर की रक्षा के लिए यक्षायतन बने हुए हैं, जहाँ लोग विश्राम कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, खेलकूद हो सकते हैं। धर्मशाला नुमा एक रचना बनी हुई है और वहाँ यक्षों की मूर्तियाँ लगी हुई हैं और यक्षों से उनकी पूजा करके उम्मीद की जाती है कि वो इस नगर की रक्षा करेंगे। अब नगर के अंदर ये लोग भी क्षत्रिय और ब्राह्मण और गृहपति 3 रूपों में बटे हुए हैं। अब गृहपति जो है ये अलग अलग कुलों के हैं और सभी कुलों के अपने गृहपति हैं, लेकिन जो प्रमुख कुल हैं जो क्षत्रिय के रूप में शामिल हैं, लिच्छवी, इक्ष्वाकु, कौरव, उग्र, अच्छा वैश्य कुल भी हैं, वैश्य भी कुलों के रूप में संगठित हैं, पशुपालक हैं वो भी अपने कुलों के रूप में संगठित हैं। लेकिन यहीं पे वो कुछ तुच्छ कुल की बात भी करते हैं, जैसे कुम्हार हैं, मच्छीमार हैं, इनको वो तुच्छ कुल की संज्ञा देते हैं। और देखिए चंडाल, डोम और मातन, इनको भी यहाँ पे जुगस कहा गया, मतलब सबसे निचले क्रम में संज्ञा दी गई। जैन ग्रंथ भी ये संज्ञा देते हैं, यानी समाज की संरचना में ये चीज़ यहाँ भी शामिल है। ये लिच्छवी जो संस्कृत साहित्य है उसके हिसाब से इन्हें वो व्रात्य क्षत्रिय कहते हैं, लेकिन ये अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। और वैशाली में तो ये वर्णन मिलता है कि जो इनके क्षत्रिय कुल के लोग हैं 7,707 है। 7,707 राजा मिलके अपनी एक गढ़ परिषद का गठन करते हैं। तो ये लोकतंत्र जो है इन राजाओं के द्वारा संचालित लोकतंत्र है जो 7,707 कुलों का प्रतिनिधित्व करते हुए वहाँ पर एकत्रित होते हैं। ये वर्णन हमें जैन ग्रंथों में नजर आता है। इसी तरह अगर हम बौद्ध ग्रंथों में जाएं तो वहाँ भी हमें जातियों के आधार पर बसे हुए गांव नजर आते हैं। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण गांव की बात है, क्षत्रिय गांव की बात है, बनियों के गांव की बात है, निषादों के ग्राम की बात है और चंडालों के गांव की बात है। यानी लोग अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से बसे हुए उन्हें ग्राम कहते हैं। और इस समय भी जो शहर है उसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण और गृहपति यानी जो आगे चल के वैश्य कहलाते हैं, इन्हें उच्च जाति माना जाता है। लेकिन चंडाल, निषाद, वेण, रथकार, फुक्कस, इन्हें हीन जाति बताया जाता है। ब्राह्मण ग्रंथों में जो राजा हमें नज़र आते हैं मगध के और सब जगह के, वो देखते हैं कि ब्राह्मणों के लिए वो भूमिदान देते हैं, यानी उन्हें मंत्री बनाते हैं और ब्राह्मणों को भूमिदान देते हैं, गांव दान देते हैं। जैसे मगध के बिंबसार का वर्णन मिलता है कि उसने कूटदंत नामक ब्राह्मण को एक गांव दिया। इस समय में जो ब्राह्मण यहाँ पे चारों तरफ दिखते हैं, निश्चित तौर पे वो तक्षशिला की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ बस गए हैं, 1-2 पीढ़ी बस गई हैं, तो सभी लोग ब्राह्मणों का कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए वो दूसरे कार्यों में भी दिखते हैं। उनके बच्चे कुछ कृषि करते दिखते हैं, कुछ शिल्प करते दिखते हैं, व्यापार करते दिखते हैं, सैनिकों में भी दिखाई देते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण सब तरफ दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ब्राह्मण कहा जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये लोग तक्षशिला के क्षेत्र से, संस्कृति से आए हैं और इन्हें ब्राह्मण के रूप में आइडेंटिफाइड है। लेकिन यहाँ की जो आम जनता है वो अपने आप को वैश्य कहलाती है, गृहपति कहलाते हैं, सेठी हैं, कौटुंबिक हैं। और पाली साहित्य में ये बात देखने को मिलती है ख़ास तौर से कि अगर ब्राह्मण या क्षत्रिय यानी जो उस संस्कृति से आया है तक्षशिला के आसपास की, उसको वो अलग से कोटेट कर देते हैं कि ब्राह्मण गृहपति है या क्षत्रिय गृहपति है। अपने गृहपतियों में उनका वर्णन नहीं करते हैं। और श्रेष्ठी के बारे में हमने बताया कि संपन्न वैश्य श्रेष्ठी कहलाते हैं। यहाँ शूद्र वर्ण का भी गिनती है जिसमें शिल्पियों की गिनती आती है। लोहार, बढ़ई, बुनकर, ये सारी जो शिल्प जातियाँ हैं इन्हें शूद्र माना जाता है। लेकिन जो असंगठित शूद्र भी का भी वर्णन होता है इस समय, जैसे नट, सपेरे, गायक, गंधर्व। अच्छा, हीन जातियों के रूप में भी यहाँ वर्णन मिल जाता है, जैसे चंडाल, निषाद, फुक्कस। तो हीन जातियों का वर्णन
इन तीनों में हमें प्राप्त होता है। आर्यव्रत में भी प्राप्त होता है और मगध के आसपास भी प्राप्त होता है, सभी जगह प्राप्त होता है। अब ये हीन जातियाँ जो है, इसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे और दास प्रथा के बारे में भारत की बात करेंगे। लेकिन ये पूरा सीन ये दिखा देता है कि भारत में ये गांव जो थे ये पहले यानी ट्राइबल्स के ही गांव थे और हर छोटा छोटा ट्राइब्स जो है वो अपने गांव में बट के और उसके अपने हिसाब से पेशा करता था। और जब शहरों का निर्माण हुआ, वैशाली जैसे या बड़े बड़े शहरों की रचना हुई, तो इन्हीं में से कुछ लोग जो उन शहरों में बसे किसी काम के लिए, तो उनके कुल के रूप में या गृहपति के रूप में यहाँ पे वो बसे और धीरे धीरे उनके अंदर एक शहर के अंदर एक विभिन्न तरह की व्यवस्था कायम हुई। लेकिन संस्कृतियों के क्षेत्र में ये साफ दिख रहा है कि ब्राह्मण संस्कृति के लोग यानी तक्षशिला से चलने वाले लोग यहाँ पे शामिल होते हैं, आते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि इन समाजों पे जो यक्ष समाज के लोग दिखते हैं ज़्यादातर, इन पे जब ब्राह्मण संस्कृति का वर्चस्व, तक्षशिला पढ़ने ये लोग भी जाते हैं वैशाली से, जब वो वर्चस्व नज़र आता है तो उसी की प्रतिक्रिया में हमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग दिखते हैं जो अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को ज्ञान की उस दुनिया में ले जाते हैं और ब्राह्मणों के ज्ञान पे प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। इसीलिए हम देखते हैं महावीर स्वामी हो या बुद्ध हो, वो अपने तर्कों से ब्राह्मणों को निरुत्तर कर देते हैं और उन्हें साबित कर देते हैं कि आपका जो ज्ञान है वो खोखला ज्ञान है, आप उसके अंदर की बात नहीं जानते हो, और ब्राह्मण उनके शिष्य बनते हैं। तो इस तरह के अंतर्गुथन की प्रक्रिया हमें भारत के प्राचीन समाज में देखने को मिलती है।